ई बराबर क्यू अपोन अपसाइलन 0 है। तो इस तरह से आपकी प्रमेय प्रूव हो जाती है। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा, और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। जो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए बेटा, जो गॉस की प्रमेय है इसे समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें जैसे कि आता है हमारा घनकोण और वैद्युत फ्लक्स, तो इन्हें हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे हमारा कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ पे हम कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है P और इसी बिंदु के जो चारों ओर एरिया है सूक्ष्म क्षेत्रफल है DA। ठीक है ना। मतलब ये हमारा कोई बेटा बंद पृष्ठ है और इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर A है, लेकिन इसके बिंदु P, मतलब इस पर कोई बिंदु हमने मान लिया P स्थित है, जिसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल है DA। ठीक है। और इस जो क्षेत्रफल की है सेंटर से दूरी है, इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दी। यहाँ इसका सेंटर है बेटा O, और इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो R है। कितनी है? R है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा ली। ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? P तक की R हो गई है। तो अब इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा इस सेंटर पर जो घनकोण बनेगा उसे हम बोलेंगे डी ओमेगा। मतलब जो घनकोण होता है बेटा उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का क्या है, जो घनकोण है वो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे कहते हैं बेटा हम लोग घनकोण, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो पूरा अगर क्षेत्रफल कोण बनाता तो वो ओमेगा हो जाता, लेकिन यहाँ पर छोटे से क्षेत्रफल ने कोण बनाया है, इसलिए हमने इसे डी ओमेगा नाम दिया है। और ये बेटा जो घनकोण है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो आपको याद रखना है कि घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर बेटा समझिए कि जो इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा सेंटर पर जो घनकोण बनेगा डी ओमेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डी ए कॉस थीटा अपोन आर स्क्वायर। तो मतलब ये आर स्क्वायर है बेटा जो इसकी डिस्टेंस है सेंटर से बिंदु P तक की। अब मतलब उस जो भी क्षेत्रफल है वहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, और ये जो हमारा क्या है डी ओमेगा, तो छोटा सा घनकोण हो गया है छोटे से क्षेत्रफल द्वारा। अब आप सोच रहे हैं बेटा ये जो थीटा कहाँ से आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जैसे अभी हमने बात की थी इस जो छोटे से क्षेत्रफल की, तो इस पर अगर हम अभिलंब डालें तो ये अभिलंब की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी गई है। तो जिधर जो अभिलंब पड़ता है तो उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। तो डीए की डायरेक्शन बेटा इधर हो गई। ठीक है। अब इस पर हम माने कि जो O है इस पर एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है ना। तो इधर हमने दिखा दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब क्षेत्रफल डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर डीए, इनके बीच जो कोण बनेगा वो हमारा होगा यहाँ पे थीटा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेटा दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पर फाइनली कुल मिला के डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। इसकी यहाँ पर बेटा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए बेटा, अगर हम इसका पूरे क्षेत्रफल द्वारा जो हमारा घनकोण बनता है वो ओमेगा किसके बराबर होता है? इसके इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और जो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई होती है। कितनी होती है? 4 पाई होती है। तो किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो 4 पाई के बराबर होता है। इतना भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूसरी ये भी बात आपके लिए बहुत मोस्ट हो गई। ठीक बेटा। अब यहाँ समझिए बेटा, यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम बेटा फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा के बराबर होती है। लेकिन हम बात करें इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो छोटा निकलेगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। समझ रहे ना मेरी बात को बेटा। तो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा छोटा सा मतलब कम वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, तो वो हमारा डी फाई के बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा। गॉस की प्रमेय को बेटा समझने के लिए ये बातें समझना बहुत ज़रूरी थी। अब यहाँ पर हम लोग वही क्या हो नोट कर देंगे कि जैसे हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल D है, जिसकी दिशा
जो एक अब इस पर डाले गए अभिलंब की ओर है, ठीक है ना। और प्लस क्यू यानी कि इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है और इसकी दिशा OP के अनुदिश यहाँ पर है, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का परिमाण कितना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो E बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसे नाम देते हैं समीकरण 1। मतलब ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आ जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है ना बेटा। तब यहाँ पर समझिए बेटा, तब यानी कि क्षेत्रफल DA से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से निकलना वाला कितना वैद्युत फ्लक्स है उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स होगा बेटा, वो छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा वैद्युत फ्लक्स E निकलेगा ना, तो इसका वैल्यू है d फाई E बराबर EdA cos थीटा, राइट। अब E का वैल्यू उठा के यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, तो मिल जाएगा d फाई E बराबर, E का ये पूरा मान यहाँ पे रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू, मतलब ये पूरा E आ गया और साइड में है DA cos थीटा, ठीक है ना बेटा। तब हमारा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसे हम लोग नोट करते हैं। तो यानी कि बेटा संपूर्ण से क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, ये इसका भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और फिर DA cos थीटा। इसमें से कांस्टेंट इन्हें Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो, जिस तरह से बेटा यहाँ पे समझिए कि जैसे हम लोग डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं वो ओमेगा के बराबर हो जाता है, वैसे डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा फाई ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो वैसे हम यहाँ क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाला और यहाँ है DA cos थीटा/r², ठीक है ना बेटा। अब थोड़ा सा समझिए, DA cos थीटा/r² का इसका वैल्यू हम पहले ही आपको बता चुके हैं कितना है, d ओमेगा है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इस पूरे की जगह आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे d ओमेगा। तो साइड में ये बात आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने आपको वहाँ पे दिखाया। तो ये अब इतने का भी वैल्यू हमारे पास फिर से मान है बेटा, इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान हमारे पास देखिए साइड में इसे आप लिख देना बेटा, क्या लिख देंगे, d ओमेगा बराबर क्या है, ये है DA cos थीटा/r², इस तरह से लिख देना, ठीक है। और ये जो d ओमेगा का वैल्यू होल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये 4 पाई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 पाई, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनली बेटा बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, और यही गॉस की प्रमेय है, यही बेटा क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो इस तरह से आपकी प्रमेय प्रूव हो जाती है, यही गॉस की प्रमेय है, इस तरह से लिख देना, प्रमेय है। तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे बेटा आपका ये डेरिवेशन हो जाता है और इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।